Guys, our today's topic of discussion is composition scheme. अच्छा, कंपोजिशन स्कीम का गाइस ब्रीफ बता दो. लेट्स डिस्कस इट विद इनकम टैक्स गाइस. इनकम टैक्स में जैसे अपने को पता है बेटा, एक बंदे को नेट इनकम, लेट्स सपोज अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे को नेट इनकम पे इनकम टैक्स पे करना है. अच्छा, वो नेट इनकम कैसे आएगा? ग्रॉस सेल्स में से वो सारे डिडक्शन हम माइनस कर लेंगे. अच्छा, बट देयर वर सम असेसिस जो स्मॉल पर्सन होते थे, जिनका टर्नओवर इतना नहीं है, जिनका प्रॉफिट इतना नहीं है, वो लोग गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते थे कि हमें हमारा प्रॉफिट ही कम है, अगर हमें डिटेल रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा, अगर हमें इसके लिए सीए को भी इतने एक्सपेंस देने पड़ेंगे, तो वो बिजनेस ही नहीं कर पाएगा बेटा. तो वो लोग ने ऐसा रिक्वेस्ट किया था कि उनके लिए थोड़ा सिंपलीफाइड सिस्टम रख दो. दे डोंट हैव टू मेंटेन डिटेल बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो गवर्नमेंट ने बोला था ठीक है, हम आपको 44 AD 44 ADA ये सब हम आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बेनिफिट दे रहे हैं. और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में क्या था? वो बंदे का जितना सेल्स है, वो सेल्स पे 1% पे कर देता था, और दैट वाज अ नेट टैक्स पेएबल. उसके लिए उसको और कोई डिडक्शंस नहीं मिलता था. इन सिमिलर वे गाइस, इन जीएसटी ऑल्सो देयर इज अ कंपोजिशन स्कीम. और वो कंपोजिशन स्कीम दो सेक्शंस में कवर होता है. वन इज सेक्शन 10(1) एंड वन इज सेक्शन 10(2)(a). अच्छा, 10(2)(a) का जो कंपोजिशन स्कीम है वो हम बहुत लेटर स्टेज पे डील करेंगे गाइस. पहले जो अपना स्कीम है वो 10(1) के एंड से डील कर रहा है, विच इज अ गुड सेक्टर. एंड एक ही सर्विस उसमें कवर्ड है, विच इज रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विस. चलो, सो ब्रीफ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल टैक्स पेयर एंड कंपोजिशन टैक्स पेयर. एज यू कैन सी, नॉर्मल टैक्स पेयर बंदा चार प्रोडक्ट बेच रहा है. ए पे 5% है, बी पे 12, सी पे 18 और डी पे 0. अच्छा, तो उसका ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी कितना होगा? तो हम वैल्यू इनटू द नॉर्मल जीएसटी रेट कर देंगे, और अपने को ग्रॉस टैक्स पेबल आएगा 3.5 लाख. क्या उसके परचेज का आईटीसी मिलेगा? यस. तो उसका नेट टैक्स पेबल कितना होगा? ग्रॉस माइनस आईटीसी. इन कंपैरिजन, अगर मैं यही डीलर को, अगर मैं कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन बोलूं, और अगर वो ये चार प्रोडक्ट बेचता है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? आपका एग्री आपका जो टर्नओवर है, वो टर्नओवर कितना है? टोटल टर्नओवर इज 40 lakhs. तो 40 lakhs पे हम एक परसेंटेज दे देंगे, और वो इतना परसेंटेज पे करेगा, उसको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा. नेट टैक्स पेबल विल बी दिस मच. अच्छा, ये तो सिर्फ अपने आउटवर्ड सप्लाई के लिए है. अगर इनके इनवर्ड सप्लाई पे कुछ टैक्स है, मतलब कुछ आरसीएम लायबिलिटी है, तो वो नॉर्मल तरीके से पे होगी, बी इट नॉर्मल सप्लायर, बी इट कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन. और बिकॉज आरसीएम पे करना पड़ेगा, बट आईटीसी नहीं मिलेगा, और आईटीसी नहीं मिलेगा तो उसका लिए ये कॉस्टिंग हो जाएगा गाइस. ठीक है. और प्रोसीजर गाइस क्या डिफरेंस है? अगर मैं बोलूं नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन है, तो उसको सप्लाई पे क्या इश्यू करना है बिलिंग वाइज? तो दैट पर्सन विल इश्यू टैक्स इनवॉइस. कंपोजिशन सप्लायर विल इश्यू बिल ऑफ सप्लाई. ओके. जीएसटी वो कैसे पे करेगा? अच्छा गाइस, एक मैं बता दूं, हम मैं आपको ये जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आप इसको पॉज करो एंड यू कीप ऑन आंसरिंग इट गाइस. ठीक है गाइस. तो चलो, वो जीएसटी कैसे पे करेगा नॉर्मल सप्लायर? तो नॉर्मल सप्लायर अपने वैल्यू मल्टीप्लाई बाई द नॉर्मल जीएसटी रेट, वो प्रोडक्ट का जो रेट रहेगा वो बेसिस पे होगा. बट कंपोजिशन सप्लायर का टर्नओवर पे कंपोजिशन रेट. अच्छा, नॉर्मल सप्लायर कब टैक्स पे करेगा जीएसटी? तो उसको मंथली जीएसटी पे करना है बाई 20 22 24 स्टैगरिंग डेट्स दिए थे. और कंपोजिशन सप्लायर को रिलीफ दिया है क्वार्टरली 18th पे कर बाई 18 वो पे करेगा. और ये पे करने के लिए गाइस वो एक इंटीमेशन फाइल करता था, CMP 8. तो ही हैज टू फाइल दैट इंटीमेशन टू द गवर्नमेंट. अच्छा, पे कैसे करना है? नॉर्मल सप्लायर, उसको तो ई क्रेडिट लेजर भी मिलेगा और ई कैश लेजर बैलेंस. बट कंपोजिशन सप्लायर को ई क्रेडिट लेजर नहीं मिलेगा, वो डायरेक्टली ई कैश लेजर से पे करेगा.
अच्छा, रिटर्न्स कौन से फाइल करना है? तो नॉर्मल सप्लायर को अपने आउटवर्ड सप्लाईज के एक स्टेटमेंट फाइल करना था जीएसटीआर 1 में, और रिटर्न फाइल करना था जीएसटीआर 3B में. कंपोजिशन सप्लायर, he will file an annual return by 30th April CMP GSTR 4A में. सॉरी, दिस इज GSTR 4. GSTR 4 में वो अपना रिटर्न फाइल करता था. और एनुअल रिटर्न के लिए नॉर्मल सप्लायर GSTR 9 फाइल करेगा बाय 31st दिसंबर, एंड अपना कंपोजिशन सप्लायर 9A फाइल करेगा बाय 31st दिसंबर. ठीक है, दिस इज अ ब्रीफ अपना जो डिस्कशन था गाइस नॉर्मल सप्लायर एंड कंपोजिशन सप्लायर के बीच में. अच्छा, नाउ हु इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम? एंड फॉर द टाइमिंग गाइस हम सिर्फ 10(1) की डिस्कस करें तो 10(1) में कंपोजिशन स्कीम किसको मिलता था? तो जनरली इट वाज गिवन टू द गुड सेक्टर, राइट? गुड सेक्टर में कौन आएंगे? मैन्युफैक्चरर भी आएगा, ट्रेडर भी आएगा. और सिर्फ एक सर्विस को कवर किया था विच वाज रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज. अच्छा, नाउ रिकॉल गाइस, कुछ प्रोडक्ट्स को लेके गवर्नमेंट बोलता था कुछ प्रोडक्ट्स को लेके हम उनको कंपोजिशन स्कीम नहीं देंगे. इफ यू कैन रिकॉल देयर वर 4 प्रोडक्ट्स गाइस. ट्राई. आई एम सेइंग मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरिएटेड वाटर्स. अच्छा, ये 4 प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर को कंपोजिशन स्कीम नहीं दिया गया था, ट्रेडर को दिया गया था. अच्छा, ये जो 4 प्रोडक्ट है वो प्रीवियस ईयर का भी रेस्ट्रिक्शन था गाइस. इफ यू कैन रिकॉल, प्रीवियस ईयर में भी अगर ये मैन्युफैक्चरर्स थे तो नेक्स्ट ईयर में उसे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा. बाकी के मैन्युफैक्चरर्स को यस मिलेगा. ट्रेडर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट्स यस, ट्रेडर्स ऑफ अदर गुड्स यस, केटरिंग सर्विस यस. अच्छा, ये मेरा एलिजिबिलिटी का था विद रिस्पेक्ट टू गुड्स. नेक्स्ट एलिजिबिलिटी इज टर्नओवर बेसिस. तो बेटा इनको कितने टर्नओवर तक हम कंपोजिशन स्कीम, व्हाट वाज एलिजिबिलिटी? तो हम बोलते थे कि प्रीवियस ईयर एग्रीगेट टर्नओवर, इफ इट इज अप टू 1.5 CR दे कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम. एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर वो 1.5 करोड़ तक है ना, इफ इट इज नॉट एक्सीडिंग 1.5 CR देन यू कैन गो फॉर कंपोजिशन स्कीम. अच्छा, देयर वर सर्टेन स्टेट्स जिसके लिए 75 lakhs था. 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स गाइस. एंड ये 8 में गाइस याद करना, 3 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स 75 lakhs की लिमिट में नहीं आते थे. वो 3 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स दे वर गोइंग इनटू अ हायर लिमिट 1.5 CR. कौन कौन से 3 थे वो? आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर. बिंगो. तो ये 3 स्टेट्स के लिए 1.5, बाकी के 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 75 lakhs. ओके. अच्छा गाइस, जब हम बोलते हैं एग्रीगेट टर्नओवर, तो एग्रीगेट टर्नओवर हमें जीएसटीआईएन बेसिस पे लेना है या पैन इंडिया बेसिस पे लेना है? मीनिंग है भाई, अगर उसकी 4 ब्रांच है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में 4 ब्रांच है, तो चारों ब्रांच का टोटल करके देखना था या इंडिविजुअल स्टेट वाइज टोटल करके देखना था? टर्नओवर ऑफ ऑल बिजनेस रजिस्टर्ड विद द सेम पैन. डन. नेक्स्ट. अच्छा गाइस, क्विकली टर्नओवर क्राइटेरिया एक बार रिवाइज करा दो. महाराष्ट्र के लिए क्या है, दिल्ली के लिए क्या है? योर आंसर शुड बी समथिंग लाइक दिस. I hope you have not made mistake in Assam, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir. Okay guys, now aggregate turnover. अच्छा guys, aggregate turnover के क्या पर्पस है? तो aggregate turnover के 2 पर्पस है guys. In current year, अच्छा, फर्स्ट, प्रीवियस ईयर में अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 CR और 75 lakhs है तो मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए कंपोजिशन स्कीम मिलेगा. तो एक तो मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं उसके लिए वो रेलेवेंट है. एंड सेकेंड, अगर मैं एलिजिबल हूं तो मुझे कितने टर्नओवर तक कंपोजिशन स्कीम मिलेगा? क्या पूरे साल तक मिलेगा? तो बोलते हैं नहीं, वो भी टर्नओवर बेसिस पे रहेगा. वो भी एग्रीगेट टर्नओवर जब आपका 1.5 CR क्रॉस हो गया
या 75 lakhs क्रॉस हो गया तो आपके लिए कंपोजिशन स्कीम खत्म। सो देयर आर टू पर्पस। वन, अगर मैं कंपोजिशन स्कीम में हूं तो करंट ईयर के लिए मुझे 1.5 ईयर तक मिलेगा, एंड नेक्स्ट ईयर के लिए मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं, वो दो पर्पस है। अच्छा गाइस, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या इंक्लूड करते हैं और क्या इंक्लूड नहीं करते हैं? तो एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाईज यस, एग्जेम सप्लाई यस, मेरे एक्सपोर्ट्स, इंटर स्टेट सप्लाईज सब कुछ इंक्लूड करते हैं। इनवर्ड सप्लाई ऑन विच आरसीएम टैक्स टू बी पेड। अच्छा, जिसपे मैं आरसीएम टैक्स पे कर रहा हूँ गाइस, वो मेरा सप्लाई थोड़ी ना है, वो तो किसी और का सप्लाई है, तो वो मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करते थे। अच्छा याद करो, और पैन इंडिया बेसिस पे करते थे। जीएसटी और जीएसटी कंपेंसेशन सेस इंक्लूड नहीं करते थे, बाकी सारे टैक्सेस को भी इंक्लूड करते थे। नाउ गाइस, ट्राई टू आइडेंटिफाई, नेक्स्ट आई एम गिविंग यू केसेस, ट्राई टू आइडेंटिफाई एग्रीगेटर में और भी क्या इंक्लूड करेंगे और क्या इंक्लूड नहीं करेंगे। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज फॉर द करंट ईयर, अगर मुझे एग्रीगेट टर्नओवर देखना है। नाउ लेट्स लुक एट दिस केस, दिस इज अ सप्लायर हु इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो पहले 40 lakhs तक गुड्स में डील कर रहे हैं, तो पहले 40 lakhs तक उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, ठीक है। आफ्टर 40 lakhs उसने रजिस्ट्रेशन लिया और वो कंपोजिशन स्कीम में गया। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज गाइस, अब क्या 40 lakhs के बाद जब उसने रजिस्ट्रेशन लिया, तो अभी से लेके मुझे नेक्स्ट 150 lakhs तक देखना है, या अभी से मुझे सिर्फ 110 lakhs तक देखना है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। जो फर्स्ट ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन है, तो जब उसने रजिस्ट्रेशन लिया तब से लेके मुझे 150 lakhs देखना है, या स्टार्टिंग से लेके मुझे 150 lakhs देखना है? एंड यू आर नॉट गोइंग टू गेट नेक्स्ट 150 lakhs, आपको स्टार्टिंग से लेके 150 lakhs तक मिलेगा। तो नेक्स्ट मुझे 110 lakhs तक कंपोजिशन स्कीम मिलेगा। ये वो लोग ने एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में क्लियर कट लिख दिया कि एग्रीगेट टर्नओवर विल इंक्लूड फ्रॉम 1 अप्रैल टिल योर रजिस्ट्रेशन लिमिट, ये टर्नओवर्स भी इंक्लूड करेंगे। अच्छा, तो अब मुझे नेक्स्ट 110 lakhs में क्या क्या देखना है? ये 110 में मेरे कौन कौन से टर्नओवर्स हो सकते हैं? क्या टैक्सेबल टर्नओवर हो सकते हैं? यस। क्या एग्जाम टर्नओवर हो सकता है? यस। इंटर स्टेट नहीं हो सकता, एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, बिकॉज वो कंपोजिशन स्कीम के आप कंडीशंस फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। बट टैक्सेबल एग्जाम सारे सप्लाईज इंक्लूड होंगे। वन एग्जाम सप्लाई वो लोग इंक्लूड नहीं करते थे, एक एग्जाम सप्लाई को वो लोग छोड़ देते थे, विच इज इंटरेस्ट और डिस्काउंट। अगर आपने किसी को लोन दिया है, किसी को एडवांस दिया है और आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, आपको बिल डिस्काउंटिंग में वो डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट और डिस्काउंट वो एक सर्विस को छोड़ दिया गया है, वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा। बाकी बीट टैक्सेबल बीट एग्जाम सारे आएंगे। तो ये वो लोग ने एक्सप्लेनेशन वन, इसमें एग्रीगेट टर्नओवर में वो लोग ने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है गाइस, इट शैल नॉट इंक्लूड वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस provided by way of extending deposit loan advance insofar as consideration is represented by way of interest or discount। गाइस क्लियर है यहां तक एग्रीगेट टर्नओवर? नाउ ट्राई टू आइडेंटिफाई, ये 1920 का उसका टर्नओवर है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर के लिए वो बंदा एलिजिबल है या नहीं है? नेक्स्ट ईयर के लिए वो एलिजिबल है नहीं है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए हम क्या क्या इंक्लूड, अपने एग्रीगेटर में क्या इंक्लूड करेंगे, क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? जो उसने फॉरवर्ड चार्ज में किया है टैक्सेबल सप्लाई ऐड करेंगे, एग्जाम सप्लाई ऐड करेंगे, नील रेटेड सप्लाईज ऐड करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स ग्रांटेड वो ऐड नहीं करना है, और इनवर्ड सप्लाई ऑन गुड्स ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम उसको इंक्लूड नहीं करना है। तो आपका आंसर भी इतना ही आ रहेगा, 1 करोड़ 35 lakhs
and because his aggregate turnover is less than 1.5 CR, he is eligible in the next year. Similar way guys, this year ये सप्लायर जो है ये इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट दोनों सप्लाई कर रहा है, मतलब 1920 में वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं गया है, 1920 में वो नॉर्मल पर्सन है और उसको ये टर्नओवर्स है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या नेक्स्ट ईयर के लिए वो जा सकता है? अच्छा, नेक्स्ट ईयर के लिए जाने के लिए अपना एग्रीगेट टर्नओवर कितना है 1920 का, तो इसमें 60 लैक्स इंक्लूड करेंगे, 30 लैक्स इंक्लूड करेंगे, 25 लैक्स इंक्लूड करेंगे, 15 लैक्स जो लोन पे इंटरेस्ट मिला वो इंक्लूड नहीं करना है, और जिसपे आरसीएम टैक्स पे करना है वो इंक्लूड नहीं करना है। तो अपना एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया? इट इज लेस देन 1.5 सीआर, देयरफॉर he can go for composition scheme, but give him one advice, वो नेक्स्ट ईयर इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द कंडीशन ऑफ कंपोजिशन स्कीम। तो बाय दिस आपको ये क्लियर हो गया गाइस, इवन दो वो इंटर स्टेट सप्लाई है तो दिस ईयर के लिए वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं है, वो नॉर्मल पर्सन है, बट नेक्स्ट ईयर के लिए ही कैन गो फॉर इट। चलो नेक्स्ट, अब अपने को करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर दोनों के एंड से सोचना है गाइस। ट्राई, बंदे ने रजिस्ट्रेशन लिया 40 लैक्स के बाद उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया, ठीक है, वो कंपोजिशन स्कीम में गया है और 31 मार्च तक उसका जो टर्नओवर है दैट इज 90 लैक्स, 31 मार्च तक 90 लैक्स का टर्नओवर। तो करंट ईयर में क्या वो ये 90 लैक्स के लिए कंपोजिशन स्कीम ले सकता है? यस, अपने को 110 लैक्स के लिए मिलता था। नेक्स्ट ईयर के लिए कैन ही गो फॉर कंपोजिशन स्कीम? अच्छा, नेक्स्ट ईयर के लिए कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो प्रीवियस ईयर के लिए एग्रीगेट टर्नओवर अपना कितना होगा? इट इज 130 लैक्स। आपको ये 40 लैक्स भी इंक्लूड करना होगा गाइस। ट्राई नेक्स्ट, मैं बोला आफ्टर 40 लैक्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन उसका जो नेक्स्ट टर्नओवर है दैट इज 120 लैक्स। तो बड़ा अपने को करंट ईयर में 110 लैक्स तक मिलता था, तो 110 लैक्स तक वो कंपोजिशन स्कीम में रहेगा। नेक्स्ट जो 10 लैक्स रहेगा उसके लिए वो नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन बन जाएगा। एंड वेदर ही इज एलिजिबल फॉर नेक्स्ट ईयर गाइस, तो नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे बताओ एग्रीगेट टर्नओवर अपना प्रीसीडिंग ईयर का कितना हो गया? सिर्फ 120 लैक्स लूंगा या 160 लैक्स हो जाएगा? 160 लैक्स हो जाएगा, एंड बिकॉज 160 लैक्स हो जाएगा ही इज नॉट एलिजिबल फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट सिंपल पॉइंट है गाइस, कंपेंसेशन सेस। अगर एक बंदा कंपोजिशन स्कीम में गया तो कंपेंसेशन सेस क्या पे करना है? जस्ट फॉर एग्जांपल, एक बंदा कार डीलर है, अच्छा, कार बेचने पे, मोटर व्हीकल बेचने पे आपको पता है कंपेंसेशन सेस आता है। तो अगर वो उसका टर्नओवर लिमिट्स 1.5 करोड़ तक की है, ठीक है, तो वो कंपोजिशन स्कीम में गया हुआ है, तो क्या उसे कंपेंसेशन सेस भी पे करना पड़ेगा? आपको क्या लगता है गाइस, कंपेंसेशन सेस? ऑब्वियसली गवर्नमेंट बोलेगा नहीं यार, तू सिर्फ कंपोजिशन टैक्स पे कर ले, तेरे पे एडिशनल बर्डन नहीं डालना चाहते हम लोग, तू स्मॉल पर्सन है, तो कंपोजिशन टैक्स पे करना है, बट कंपेंसेशन सेस पे नहीं करना है। तो अपना एक नेट कंक्लूजन याद रख लो गाइस, जीएसटी कंपेंसेशन सेस इज नॉट पेएबल बाय कंपोजिशन सप्लाई। नेक्स्ट, अच्छा, जनरली हम गाइस बोल रहे हैं अभी तक गुड्स सेक्टर को दिया है, बट मैनी टाइम्स क्या होता था गाइस, ये जो गुड सेक्टर है ये थोड़ा बहुत सर्विसेज भी दे देते थे। हो सकता है कुछ कॉमर्शियल वेंडिंग हो जाए, हो सकता है कुछ कंसल्टेंसी हो जाए, हो सकता है कुछ रिपेयर सर्विस हो जाए, दे वर गिविंग सम अमाउंट ऑफ सर्विसेज, और बिकॉज वो थोड़े बहुत सर्विसेज दे रहे थे और वो कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकल जाएंगे, तो उनके लिए ये थोड़ा सा नॉन बेनिफिशियल हो रहा था, तो दे रिक्वेस्टेड गवर्नमेंट कि हमें थोड़ा सा सर्विस देने दो,
तो गवर्नमेंट ने वो सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 10(1) इंसर्ट किया था और कुछ अमाउंट के लिए, कुछ एक परमिसिबल लिमिट के लिए सर्विसेज देने को अलाउ किया था. ट्राई रिकॉलिंग दैट लिमिट. बीट मैन्युफैक्चरर, बीट ट्रेडर, सबको एलिजिबल था. और रेस्टोरेंट सर्विस है तो उसको भी दिया गया था. वो अदर सर्विसेज कितनी दे सकते हैं? 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर और 5 lakhs, विच एवर इज हायर, नॉट लोअर, विच एवर इज हायर. तो इतने तक का बंदा वो सर्विसेज दे सकता था. अच्छा, इसमें अगर उसे कुछ इंटरेस्ट ऑन लोन या डिस्काउंट, तो वो जो सर्विस है उसकी कोई लिमिट नहीं थी गाइस. वो विदाउट एनी लिमिट, उसे कितना भी मिले वो चलेगा. वो ये लिमिट्स में नहीं आएगा. ओके, ट्राई गाइस. अगर एक बंदे का प्रीवियस ईयर टर्नओवर 0 है तो वो नेक्स्ट ईयर अगर वो कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हैं तो कितने तक का सर्विस दे सकता है? 10% ऑफ 0 और 5 lakhs, विच एवर इज हायर. तो वो 5 लाख रुपीज का बाय डिफॉल्ट एक मिल गया कि 5 लाख रुपीज तक की सर्विस दे सकता हूं. नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में 30 lakhs है तो भी मैं 5 lakhs की दे सकता हूं. और प्रीवियस ईयर 120 lakhs है तो नेक्स्ट ईयर के लिए आई कैन गिव सर्विसेज अप टू रुपीज 12 lakhs. ओके, just for example, we have a supplier is a registered person trader. FY 19-20 में उसका जो टर्नओवर है वो 80 lakhs है. फॉर द टाइमिंग वो सिर्फ गुड्स में डील कर रहा है. क्या वो नेक्स्ट ईयर, कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है? यस. लिमिट्स तो अपने पास 1.5 करोड़ की है. फ्रॉम 1 April 20 ही इज प्रोवाइडिंग सर्विस रिलेटिंग टू इंटीरियर डेकोरेशन. अच्छा, उसने एक सर्विस भी स्टार्ट कर दिया है गाइस. तो वो कितने वैल्यू तक सर्विस दे पाएगा? 10% ऑफ प्रीवियस ईयर टर्नओवर और 5 lakhs, विच एवर इज हायर. तो वो नेक्स्ट ईयर 8 लाख रुपीज तक की सर्विस दे पाएगा. अच्छा गाइस, बाकी के अपने कंडीशंस क्या होते थे कंपोजिशन स्कीम के लिए? क्विकली रिकॉल करो गाइस. क्या वो बंदा अल्कोहलिक लिकर या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्या उसमें वो डील कर सकता था? क्या वो नॉन टैक्सेबल प्रोडक्ट्स में वो डील कर सकता था? नो. अच्छा, ही कैन नॉट बी. इसमें तो वो मैन्युफैक्चरर भी नहीं हो सकता, वो ट्रेडर भी नहीं हो सकता. तो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज में वो बंदा डील नहीं कर सकता. ओके. क्या वो इंटर स्टेट सप्लाई कर सकता है? नो. तो इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड सर्विस? नो. क्या ब्रांच, ऑब्वियसली इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर कर सकता है? नो. क्या वो एक्सपोर्ट कर सकता है? नो, बिकॉज इवन एक्सपोर्ट इज एन इंटर स्टेट सप्लाई. क्या वो इंटर स्टेट परचेज कर सकता है? क्या परचेज के पे कोई रेस्ट्रिक्शन था? नो. परचेज ही वो बिंदास कर सकता है. आउटवर्ड सप्लाई वो नहीं कर सकता था. और अगर उसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचना है तो गवर्नमेंट बोलता अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट के साथ बेच रहे हो तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो. इट वॉज वन ऑफ द कंडीशन गाइस. सप्लाई ऑफ गुड सर्विस थ्रू इज ओन वेबसाइट. अच्छा, अगर खुद की वेबसाइट से बेच रहा है तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था. आप किसी और की वेबसाइट से बेच रहे हो, एक मार्केट प्लेस के बेच रहे हो जहां पे वो टीसीएस आता था, वहां पे आपको अलाउ नहीं किया था. बट अगर आपको खुद की वेबसाइट से बेचना है तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था गाइस. अच्छा, नेक्स्ट ये गाइस हमने किया हुआ था ऑलरेडी. क्या वो ये 4 प्रोडक्ट्स के, इवन प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर के, ये 4 प्रोडक्ट्स के वो मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकता. बाकी ट्रेडर हो सकता है, रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विस, नॉट एन इशू. अच्छा, कैन अ
कैन अ कंपोजिशन डीलर कैन ही कैन कैन अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एन नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, क्या उनको कंपोजिशन स्कीम मिल सकती है? अच्छा, ब्रीफ रिकॉल करो, ये सीटीपी और एनआरटीपी होता क्या था? अगर दूसरे स्टेट में कहीं पे ट्रेड फेयर है, कहीं पे एग्जीबिशन है और एग्जीबिशन में जाके उसे बेचना है, तो दूसरे स्टेट में एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था विच वाज सीटीपी एनआरटीपी। तो क्या वो वहां पे जाके कंपोजिशन डीलर बन सकता है? क्या वहां पे जाके बोल सकता है कि मैं सिर्फ थोड़ा सा अपने टर्नओवर पे एक स्मॉल रेट पे करूंगा? नो, दूसरे स्टेट के लिए ये नॉन बेनिफिशियल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट बोलते थे यू कैन नॉट बी सीटीपी एनआरटीपी। और एडिशनल कंडीशन गाइस, जब कंपोजिशन सप्लायर क्या रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट कर सकता था? क्या वो टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकता था? नो, रेसिपिएंट से लेना ही नहीं, उसको टर्नओवर पे करना है बेटा। गवर्नमेंट ने कम टैक्स करवा करवा दिया है, तो रेसिपिएंट से वो चार्ज नहीं कर सकता। तो वो क्या इनवॉइस इश्यू करेगा, वो क्या डॉक्यूमेंट इश्यू करेगा? दैट वाज बिल ऑफ सप्लाई। और वो बिल ऑफ सप्लाई पे क्लियरली मेंशन करेगा कि आई एम अ कंपोजिशन डीलर, आई एम नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन माई सप्लाईज। और उसे अपने नोटिस बोर्ड पे प्रोमिनेंट प्लेस पे वहां पे उसे लिखना था कि आई एम अ कंपोजिशन डीलर। ये उसे अपनी प्रिंसिपल प्लेस पे ऑफ बिजनेस और एवरी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, जितनी भी प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पे उसे नोटिस बोर्ड पे दिखाना था ये। ओके, अच्छा गाइस, और एक पॉइंट मुझे बता दो। अगर एक सप्लायर है और उसके 4 ब्रांच है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो क्या एक ब्रांच कंपोजिशन स्कीम में जाएगा और एक ब्रांच नॉर्मल में जाएगा? या ये जो स्कीम है ये पैन इंडिया वाइज होता था? दिस स्कीम वाज पैन इंडिया वाइज, चारों ब्रांच को कंपोजिशन स्कीम में जाना है। अगर एक ब्रांच भी इनएलिजिबल हो गया तो सारी ब्रांचेस को नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा। तो दिस वाज अ पैन इंडिया बेसिस। और आपको पता है इस कंपोजिशन स्कीम में जाने के लिए इंटीमेट करके जाना था। तो ये जो इंटीमेशन होता था ये भी पैन इंडिया बेसिस पे चलता था। मतलब एक इंटीमेशन हो गया ना, जीएसटीएन बेसिस पे इंटीमेशन नहीं था, पैन इंडिया बेसिस इंटीमेशन था। और ये चारों ब्रांच का टोटल करके हम देखते थे कि 1.5 करोड़ या 75 लाख की लिमिट्स में आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो एलिजिबिलिटी लिमिट में हमें एग्रीगेट टर्नओवर करके देखना था ना। जैसे हमने कहा इस प्रीवियस स्लाइड में देखा, अ, कोई भी ब्रांच इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, ना ही इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफर कर सकता है। तो कैन आई से गाइस, ये जो भी ब्रांचेस रहेंगे ये सिर्फ लोकल सेल्स विद इन द स्टेट सेल्स ही कर सकते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये इंट्रा स्टेट सप्लाई ही कर सकते हैं तो कैन आई से जब ये ब्रांचेस टैक्स पे करने जाएंगे तो वो अपने स्टेट में सीजीएसटी और वो स्टेट का एसजीएसटी पे करेंगे। Remember guys, all these branches, Maharashtra will pay CGST and Maharashtra SGST, Gujarat will pay CGST and Gujarat SGST, etc etc. तो जो भी पे करेंगे वो अपने स्टेट के टर्नओवर पे, टर्नओवर ऑफ द स्टेट पे वो लोग जीएसटी पे करेंगे गाइस। बट जब मैं एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूं, जब मैं मुझे देख रहा है कि मुझे 1.5 करोड़ क्रॉस हुआ या नहीं हुआ, ये हमें टोटल चारों का मिला के हमें चेक करना था। आई होप यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट गाइस। लेट्स मूव ऑन। प्रोसीजरल पॉइंट्स गाइस हमने डील कर दिए हैं ऑलरेडी। क्विकली आंसर कर दो। बिल ऑफ सप्लाई, क्या उसे आईटीसी मिलेगा? नो। टैक्स पेमेंट, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आप क्वार्टरली बेसिस पे कर सकते हो बाय 18th। तो अप्रैल में जून का 18 जुलाई को पे होगा। और उसके लिए एक इंटीमेशन देना था, सीएमपी 8। वो रिटर्न्स कौन से फाइल करेगा? जीएसटीआर 4 एनुअल होता था बाय 30th ऑफ अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट ईयर, और एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9A बाय 31st दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर।
नेक्स्ट, रेट ऑफ कंपोजिशन। जब कंपोजिशन स्कीम में गया तो उसको कितना जीएसटी पे करना है, व्हाट इज द रेट ऑफ कंपोजिशन। फॉर मैन्युफैक्चरर्स, बेसिकली तो क्या होता था गाइस कि कंपोजिशन स्कीम में आपको टर्नओवर पे करना है। अच्छा, टर्नओवर पे करना है तो मेरा टर्नओवर में टैक्सेबल भी होगा और एग्जाम भी होगा, राइट। तो बेसिकली ऐसे ही होता था कि टैक्सेबल और एग्जाम दोनों टर्नओवर्स पे उनको जीएसटी आता था। नाउ ट्रेडर कम्युनिटीज ने ऐसा बोल दिया कि देखो, जो प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है उस पे जीएसटी नहीं है, अब उस पे भी उसे कंपोजिशन टैक्स पे करना पड़ेगा। ऑलरेडी ट्रेडर्स के मार्जिन बहुत कम है, उनका प्रॉफिट बहुत कम है, और एग्जाम प्रोडक्ट पे उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा ना, उसके लिए दिक्कत हो रही थी गाइस। तो ट्रेडर कम्युनिटी रिक्वेस्टेड कि हम when we are going to pay tax, we are not going to pay tax on exempt product। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, मैन्युफैक्चरर आप टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, आप वो दोनों पे करोगे। बट ठीक है, वी आर गिविंग रिलीफ टू द ट्रेडर कम्युनिटीज, ट्रेडर सिर्फ अपने टैक्सेबल प्रोडक्ट्स पे टैक्स पे करेंगे। रेट तो आपको आई गेस क्लियर होगा गाइस, 0.5% सी, 0.5 एस, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट दोनों, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट मैन्युफैक्चरर। फॉर रेस्टोरेंट, अपनी जो टैक्सेबल सर्विस है, रेस्टोरेंट की सर्विस है, उस पे 2.5 सी, 2.5 एस। एंड फॉर एनी अदर सप्लायर्स, अच्छा एनी अदर सप्लायर में क्या क्या आ जाएगा गाइस, ट्रेडर भी आ जाएगा, और जो सर्विसेज दे रहे हैं अदर देन रेस्टोरेंट वो भी आ जाएगा यहाँ पे। उसमें सिर्फ जो टैक्सेबल गुड सर्विस है, एग्जेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूं, जो टैक्सेबल गुड सर्विस है उस पे 0.5 सी और 0.5 एस, ओनली फॉर टैक्सेबल, नॉट फॉर एग्जेम्प्ट गाइस, डोंट मेक अ मिस्टेक इन दिस। चलो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख लो। बोलो गाइस, मैन्युफैक्चरर, मैं बोला हूं वो प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है जो टैक्सेबल भी है और एग्जेम भी है, और सर्विसेज भी दे रहा है जो टैक्सेबल भी है, एग्जेम भी है। ऑब्वियसली दिस इज विद इन द लिमिट्स। तो गुड्स पे वो कितना पे करेगा और सर्विस पे कितना पे करेगा, पॉज एंड आंसर। राइट गाइस, गुड्स पे तो उसे बी टैक्सेबल बी एग्जेम पे करना ही है, बट सर्विस के केस में सिर्फ टैक्सेबल पे होगा, एग्जेम पे नहीं होगा। ओके, व्हाट इफ मैं बोलूं ये ट्रेडर है, ट्रेडर में तो गाइस गुड्स में भी सिर्फ टैक्सेबल पे होगा, एग्जेम पे नहीं होगा। सर्विसेज में टैक्सेबल में पे होगा, एग्जेम में पे नहीं होगा। रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, तो जो रेस्टोरेंट सर्विस दे रहा है उस पे तो वो 2.5 सी, 2.5 एस जीएसटी पे करेगा। अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस वो दे रहा है विद इन द लिमिट्स, तो टैक्सेबल सर्विस में पे होगा, एग्जेम पे नहीं होगा। आई होप यू आर क्लियर विद द रेट्स ऑफ कंपोजिशन गाइस। लेट्स मूव अहेड। ओके गाइस, नेक्स्ट, टर्नओवर इन स्टेट। अच्छा गाइस, जैसे मैंने पहले बताया आपको, टर्नओवर ऑफ स्टेट ये हम कब यूज करते हैं, जब हमें जीएसटी पे करना है। तो एवरी एवरी ब्रांच वो उसके अपने स्टेट में उसे जीएसटी पे करना है, तो वो अपने स्टेट के टर्नओवर पे करेगा। अच्छा, तो वो स्टेट के टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होगा गाइस, आपको पता है मैन्युफैक्चरर के लिए क्या क्या इंक्लूड होगा, टैक्सेबल और एग्जेम दोनों, और ट्रेडर के लिए सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज। अच्छा, बट मुझे ये बताओ गाइस, व्हाट इफ पर्सन ने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन लिया है, तो उसके स्टेट के टर्नओवर में क्या इंक्लूड होगा और क्या इंक्लूड नहीं होगा। लेट्स लुक एट द केस। मैं बोला हूं दिस पर्सन इज अ सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन,
नाउ 40 lakhs होने के बाद उसने रजिस्ट्रेशन लिया और कंपोजिशन स्कीम में गया। अब अपने को पता है अब से लेके नेक्स्ट 110 lakhs तक अपने को कंपोजिशन स्कीम मिलेगा। अब ये 110 lakhs में हो सकते हैं वो बंदे के टैक्सेबल सप्लाई भी है, एग्जेम भी है, एंड ही इज रिसीविंग इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑल्सो। तो ये मैन्युफैक्चरर किस किस टर्नओवर पे जीएसटी पे करेगा? पहले मुझे बताओ, क्या ये पहले 40 lakhs पे जीएसटी पे करेगा जब तक का उसका रजिस्ट्रेशन का टर्नओवर है? क्या ये थ्रेशोल्ड पे वो जीएसटी पे करेगा? ऑब्वियसली नो। गवर्नमेंट ने बोला है कि पहले 40 lakhs तक आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये 40 lakhs स्टेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा गाइस, एग्रीगेट टर्नओवर में यूज होगा बिकॉज उसका पर्पस अलग है। यहाँ पे इसका पर्पस अलग है, इस पे वो जीएसटी पे नहीं करेगा। ओके, बाकी के टैक्सेबल, अच्छा मैन्युफैक्चरर है तो टैक्सेबल यस, एग्जेम्प्ट यस, इंटरेस्ट डिस्काउंट, अच्छा इंटरेस्ट डिस्काउंट पे कोई जीएसटी पे नहीं होगा, वो लोग ने एक्सक्लूड कर दिया है स्टेट के टर्नओवर के डेफिनेशन से। सो अगेन अ रिलीफ इज गिवन, सो इफ यू आर रिसीविंग सम इंटरेस्ट और डिस्काउंट, इट इज एन एग्जेम सर्विस, उस पे जीएसटी पे नहीं करना। तो ये स्टेट टर्नओवर आपके एक्सप्लेनेशन 2 में वो लोग ने डिफाइन किया हुआ है। इट विल नॉट इंक्लूड टू थिंग्स, वन स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 1 अप्रैल से लेके थ्रेशोल्ड तक का रजिस्ट्रेशन का टर्नओवर, फर्स्ट, सेकंड एग्जाम सर्विस बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन और डिस्काउंट। ठीक है, अच्छा सेम एग्जांपल अगर मैं ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो, अच्छा ट्रेडर भी क्या 40 lakhs पे पहले 40 lakhs पे जीएसटी पे करेगा? नो, ट्रेडर को सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई पे जीएसटी पे करना था, एग्जाम सप्लाई पे जीएसटी पे नहीं करना था। So I hope guys you are clear with the definition of turnover in states. Next, entry into composition scheme. एक पर्सन कंपोजिशन स्कीम के लिए वो कैसे जा सकता है? हाउ कैन ही ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम? अच्छा, क्या वो बाय डिफॉल्ट में जाएगा या हमें इंटीमेट करना पड़ेगा? लॉजिकली सोचो गाइस, अगर एक ऑफिसर है और असेसी है तो ऑफिसर को कैसे पता है वो असेसी नॉर्मल पर्सन या कंपोजिशन स्कीम में? जनरली कोई भी पर्सन रजिस्ट्रेशन लेता है तो बाय डिफॉल्ट वो नॉर्मल बनता है। बट अगर आपको कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना है देन यू हैव टू इंटीमेट टू द डिपार्टमेंट कि मुझे कंपोजिशन स्कीम में जाना है। अच्छा, अब ये इंटीमेशन कब हो सकता है? अगर वो बंदा फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ले ले, वेरी सिंपल। बट अगर वो पर्सन पहले से रजिस्टर्ड पर्सन है बट नेक्स्ट ईयर के लिए वो कंपोजिशन स्कीम जाना चाहता है तो उसे इंटीमेट करना पड़ेगा गाइस। वो इंटीमेट कैसे होगा? अपने को 3 आंसर करना है गाइस, 3 क्वेश्चन। कौन से फॉर्म में करना है, उसे कब वो ये फॉर्म फाइल करना है और ये कब से इफेक्टिव रहेगा। अगर वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो वो REG 1 फाइल करता रहेगा। तो REG 1 में पार्ट बी में वहां पे एक इंटीमेशन का पॉइंट रहेगा कि मुझे कंपोजिशन स्कीम में जाना है, वो वहां पे टिक कर लेगा, दैट इज नथिंग बट एन इंटीमेशन। अच्छा, तो ये आप कब फाइल कर रहे हो? व्हेन यू आर टेकिंग रजिस्ट्रेशन। ये कब से इफेक्टिव रहेगा? तो जब से रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव है तब से ये इफेक्टिव रह जाएगा। अच्छा, व्हाट इफ अ पर्सन वाज अ रजिस्टर्ड पर्सन बट नेक्स्ट ईयर से वो कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता है? अच्छा, 1 पॉइंट टू नोट हियर गाइस, यू कैन नॉट गो इनटू कंपोजिशन स्कीम इन मिड ऑफ द ईयर। आपको अगर जाना है तो वो नेक्स्ट ईयर से 1 अप्रैल से होगा। ठीक है, अब उसके लिए उसे कैसे इंटीमेट करना है? बाय फाइलिंग CMP 2। अच्छा, ये कब इंटीमेट करना है? तो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसे ये इंटीमेट करना है, बिफोर 1 अप्रैल। और ये कब से इफेक्टिव रहेगा? 1 अप्रैल से इफेक्टिव रहेगा। अच्छा गाइस, एक आईटीसी रिलेटेड पॉइंट बोल दो मुझे। मैं बोला हूं अगर ये पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन है तो ड्यूरिंग दिस पीरियड कैन आई से वो आईटीसी क्लेम करता रहेगा?
और 1 अप्रैल के बाद व्हेन ही इज गोइंग इनटू कंपोजिशन तो उसे कोई आईटीसी नहीं मिलने वाला है। नाउ हो सकता है उसके पास 31 मार्च को कुछ क्लोजिंग स्टॉक हो जाए जिसपे उसने आईटीसी लेके रखा रहेगा, तो गवर्नमेंट बोलेगा आपको जो क्लोजिंग स्टॉक रिलेटेड आईटीसी आपने लिया हुआ है उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और ये रिवर्स कैसे करेगा, वो कितना करना है, उसे इंटीमेट कैसे करना है, तो आई एम सेइंग इंटीमेट उसे ITC 3 ये फाइल करना है। ITC 3 इज व्हेन वी आर पेइंग GST ऑन द क्लोजिंग स्टॉक। हम जो ITC रिवर्स करते हैं वो हमें ITC 3 में इंटीमेट करना है, और आपको ये कब तक इंटीमेट करना है, विद इन 60 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कितना रिवर्स करना है, लेट्स लुक एट नेक्स्ट साइड। एंड वन पॉइंट टू नोट हियर इज, अगर आप एक बार आपने इंटीमेशन दिया है और नेक्स्ट ईयर के लिए भी आप कंटिन्यू करना चाहते हो कंपोजिशन स्कीम में, तो आपको कोई फ्रेश इंटीमेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। जो एक ही इंटीमेशन देना है, फिर जब तक आप कंपोजिशन स्कीम में हो आप कंपोजिशन स्कीम में रहोगे। देन लेट्स लुक एट गाइस, अपने को कितना आईटीसी पे करना है। नाउ आई एम सेइंग दिस पर्सन इज अ रजिस्टर्ड पर्सन और उसके जो सप्लाईज है वो टैक्सेबल सप्लाईज है। अब उसके टैक्सेबल सप्लाईज है तो क्या उसे आईटीसी मिलता रहेगा? यस। जस्ट एज्यूम, लेट सपोज उसने जो आईटीसी लेके रखा हुआ है ई क्रेडिट लेजर में, लेट सपोज 2 लाख रुपीज दिख रहा है। फ्रॉम नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 20 ही इज ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन। अच्छा, तो 31 मार्च का उसका कितना क्लोजिंग स्टॉक है? तो हमने देखा 31 मार्च को ये पर्सन के पास कुछ इनपुट्स, कुछ रॉ मटेरियल्स है, कुछ WIP है और कुछ फिनिश गुड्स है। अच्छा, तो इसके रिलेटेड उसने आईटीसी कितना लिया रहेगा? अब जैसे मेरे पास 100 kg का रॉ मटेरियल है, तो वो मेरा आईटीसी, उस 100 kg का जो आईटीसी रहेगा दैट इज वन पोर्शन। सेकेंड, मेरे पास 100 kg का WIP है। अच्छा, बट एक WIP को बनाने के लिए आई नीड 1.5 kg इनपुट्स। अगर मेरे पास 100 kg का WIP है तो मेरे को 150 kg इनपुट्स यूज किए रहेंगे मैंने। इसके रिलेटेड आईटीसी फाइंड आउट करो, नंबर 2। एंड एक फिनिश गुड्स को बनाने के लिए मुझे 2 इनपुट्स चाहिए। अगर मेरे पास 100 kg का फिनिश गुड्स है तो मेरे पास 200 kg के इनपुट्स रहेंगे, मैंने यूज किए रहेंगे, उसके रिलेटेड आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। नॉट ओनली दिस, यू माइट हैव सम कैपिटल गुड्स ऑल्सो, तो कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। उसका मैकेनिज्म क्या होता था, तो इन जीएसटी वो लोग आपको बोलते थे कि एक कैपिटल गुड्स अगर आपने परचेज किया हुआ है तो उसका यूजफुल लाइफ इज 5 years, 5 years इज 60 months। तो जब तक आपने यूज किया है दैट इज अ यूजफुल लाइफ, दैट आईटीसी इज प्रॉपर। बट द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, उसका आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, एंड द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ शुड बी इन कंप्लीटेड मंथ्स। जस्ट फॉर एग्जाम्पल गाइस, अगर मैंने एक कैपिटल गुड्स 1 अक्टूबर 2017 को खरीदा हुआ है, वैल्यू 10 lakhs था, उस पर 1.8 lakhs का जीएसटी था, तो मैंने इतना क्रेडिट ले लिया। अब 1 अक्टूबर 2017 से लेके 31 मार्च 2020 यहां तक द यूजफुल लाइफ इज 30 months, तो मैंने 30 months यूज किया है, तो मेरा रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना हो गया, 30 months इनकम्प्लीटेड मंथ्स। मेरे को कितना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, 1.8 lakhs इंटू 30, द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ डिवाइड बाई 60। तो इतना मुझे पे करना है। अच्छा, ये पे कैसे करूंगा, तो मेरे पास ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस तो है ही। अगर ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस इनफ नहीं है तो बैलेंस जो रहेगा वो मुझे ई कैश लेजर से पे करना पड़ेगा, और अगर ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस इनफ है तो उसमें से ही पे हो जाएगा। अच्छा, ये पे करने के लिए मुझे क्या इंटीमेट करना पड़ेगा, तो ये आईटीसी रिलेटेड ITC 3 आपको फाइल करना पड़ेगा विद इन 60 days फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। गाइस, आई होप this is clear. This is how you enter into composition scheme.
अच्छा, मैं एग्जिट कैसे करूंगा कंपोजिशन स्कीम से? प्रिटी सिंपल। हो सकता है मेरा टर्नओवर क्रॉस हो गया, करंट ईयर में 1.5 सीआर या 75 लैक्स की मेरी लिमिट क्रॉस हो गई, या फिर आई हैव वायोलेटेड एनी ऑफ द कंपोजिशन स्कीम रूल्स। जैसे मैंने नॉन टैक्सेबल सप्लाई में डील करना स्टार्ट कर दिया, मैंने इंटर स्टेट सप्लाई कर दिया, मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर से डील कर रहा हूं, तो आई एम वायोलेटिंग द रूल्स। दैट इज वन ऑफ द वेज। और हो सकता है मुझे वॉलंटरी, मुझे कंपोजिशन स्कीम में नहीं रहना है, हो सकता है मुझे लग रहा है कि मुझे जो आईटीसी मिल रहा है वो आईटीसी इज मच मोर देन माई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, तो मुझे आईटीसी लेना है, तो मैं वॉलंटरीली कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकलना चाहता हूँ। दैट इज सेकेंड वे। या थर्ड, मैं कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं था, बट स्टिल आई ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम, तो ऑफिसर आपको एक शो कॉज नोटिस भेजेगा, आप उसका रिप्लाई फाइल करोगे, और रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री रहा तो ठीक है, और अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो ऑफिसर आपको कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकाल सकता है। ही कैन डिनाई यू द कंपोजिशन स्कीम बेनिफिट। अच्छा, ये तीन के लिए अपने को क्या फॉर्म फाइल करना है? तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर एग्जिटिंग ऑल्सो, तो एग्जिट के लिए भी आपको इंटीमेट करके एग्जिट करना है। तो वेन एवर यू आर एग्जिटिंग, सिंपल फॉर्म इज CMP4। अगर आपकी लिमिट्स क्रॉस हो गई या आप कॉन्ट्राविन कर रहे हो एनी ऑफ द प्रोविजन, तो आपको विद इन नेक्स्ट 7 डेज आपको ये फॉर्म फाइल करना है CMP4, दैट आई एम एग्जिटिंग फ्रॉम कंपोजिशन और मैं नॉर्मल स्कीम में जा रहा हूं। वॉलंटरी एग्जिट के लिए भी आपको CMP4 फाइल करना पड़ेगा, बट वॉलंटरी एग्जिट के लिए बिफोर यू आर एग्जिटिंग यू हैव टू इंटीमेट। और ऑफिसर आपको शो कॉज नोटिस भेजेगा, शो कॉज नोटिस CMP5 में भेजेगा, आपको रिप्लाई फाइल करना है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज CMP6 में, एंड इफ द रिप्लाई इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर ऑफिसर को लग रहा है कि नहीं आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं देना चाहिए, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इट, तो वो आपको डिनायल ऑर्डर देंगे CMP7 में। दे विल दे विल इशू द ऑर्डर विद इन 30 डेज, जब से आपने यहाँ पे रिप्लाई फाइल किया तब से लेके नेक्स्ट 30 डेज। ओके गाइस, आईटी से रिलेटेड क्या पॉइंट रहेगा? जब हम कंपोजिशन स्कीम में एंटर कर रहे थे तो हम क्लोजिंग स्टॉक पे पे करते थे, जब हम कंपोजिशन स्कीम से एग्जिट करेंगे तो कहने से क्लोजिंग स्टॉक रिलेटेड मैंने आईटीसी नहीं लिया रहेगा, तो मुझे वो आईटीसी मिलेगा। आई एम एंटरिंग इनटू द आईटीसी चेन, तो मुझे कितना आईटीसी मिलेगा गाइस? लेट्स लुक एट एग्जांपल। मैं कंपोजिशन डीलर, अपना टर्नओवर 1.5 सीआर 1 अक्टूबर को क्रॉस हो गया गाइस। अच्छा, 1 अक्टूबर को क्रॉस हो गया तो मुझे क्या फाइल करना है? CMP4 विद इन 7 डेज। अच्छा, पहले 1.5 करोड़ तक मैं आईटीसी बिल्कुल भी नहीं ले रहा। अब मेरे क्लोजिंग स्टॉक में वैसे ही आई हैव रॉ मटेरियल, आई हैव WIP, आई हैव फिनिश गुड्स, तो उसके रिलेटेड मेरे जो इनपुट्स रहेंगे, उसके रिलेटेड इनपुट जो रहेंगे उसका मैं आईटीसी लूंगा। नॉट ओनली दैट, कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी लूंगा, बट कैपिटल गुड्स का आईटीसी लेने का तरीका यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। वो लोग क्या बोलते हैं कि जब आपने कैपिटल गुड्स खरीदा तब से लेके अब तक कितने क्वार्टर्स यूज किए हैं, तो जितने क्वार्टर्स आपने यूज किए हैं 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ उतना रिडक्शन करते जाओ, नोशनल डेप्रिसिएशन टाइम्स, तो उतना माइनस करते जाओ, और बैलेंस अब जो रहेगा उसका आईटीसी आप ले सकते हो। तो मुझे पूरा आईटीसी नहीं मिलेगा, मुझे एक रिड्यूस्ड आईटीसी मिलेगा। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा था गाइस, जब वो लोग आईटीसी दे रहे थे तो वो लोग बोलते थे कि आपके ये बहुत पुराने परचेसेस नहीं चलेंगे, ये रीसेंट परचेसेस होने चाहिए, ये लास्ट 1 ईयर के परचेज होने चाहिए। तो यू हैव टू नोट दिस पॉइंट गाइस, जब पे करवाते थे तो ऐसा कोई 1 साल का कंडीशन नहीं था, तो पूरा पे करवाएंगे कितना भी पुराना हो।
बट जब आईटीसी लेने की बात आएगी तो लास्ट 1 ईयर के ही आपको आईटीसी मिलेगा। ओके, और जब मैं फॉर्म्स की बात कर लूं तो आईटीसी लेने के लिए मुझे कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? आईटीसी 1, बिकॉज आई एम क्लेमिंग आईटीसी, तो आईटीसी 1 वो मुझे नेक्स्ट विद इन 30 डेज में फाइल करना है। एंड a CA certificate, a chartered accountant or cost accountant certificate is required if your ITC claim is more than rupees 2 lakh rupees. Next, अच्छा, let's suppose हम एक केस डील कर रहे हैं गाइस। वी हैव अ कंपोजिशन डीलर हु वांट्स टू विथड्रॉ फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम। अच्छा, उसे लेट सपोज 1 अक्टूबर से विथड्रॉ करना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली वो फॉर्म CMP4 फाइल करेगा। He have to mention the date of withdrawal, but he cannot be made prior to 1 April. Make sense? Retrospective withdrawal assess ही नहीं कर सकता। Then we have a composition dealer, वो कंपोजिशन स्कीम में था। 1 अक्टूबर एज्यूम करो उसने इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया, उसने एक्सपोर्ट कर दिया, so he is no longer, he should be no longer in composition scheme, बट वो बंदा अभी भी कंपोजिशन स्कीम में ही फॉलो कर रहा है, तो वो क्वार्टरली बेसिस पे टैक्स पे करता रहेगा अपने टर्नओवर पे। अब ऑफिसर को ये पता चला, ऑफिसर को कब पता चला? 18 फेब को। तो उसके पहले उसने शो कॉज नोटिस भेजा, आपने रिप्लाई किया, उसके बाद उसने डिनायल ऑर्डर दिया। अब ये डिनायल ऑर्डर कैन इट बी फ्रॉम 1 अप्रैल? नो, बिकॉज 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक तो वो सारे कंडीशंस उसने फॉलो किए। तो जब उसने वायोलेट किया है तब से रेट्रोस्पेक्टिव उसे निकाल सकते हैं। इट कैन बी रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। मेक सेंस गाइस? अच्छा, CMP7 आ गया, आपको डिनायल ऑर्डर आ गया गाइस। अच्छा, यहाँ ये पीरियड से लेके यहाँ तक 18 फेब तक तो आप कंपोजिशन टैक्स कुछ ना कुछ पे करते रहेंगे गाइस, बट आपको रेट्रोस्पेक्टिवली निकाला गया तो कैन आई से आपको डिफरेंशियल टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये डिफरेंशियल टैक्स पे करने के लिए ऑफिसर आपको क्या इश्यू करेगा? तो ऑफिसर आपको शो कॉज नोटिस डिमांड ऑर्डर 73 74 में इश्यू करेगा और रिकवर करेगा अमाउंट्स। एंड विद इफेक्ट फ्रॉम 18 फेब गाइस, आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर बन गए और 17 फेब का जो क्लोजिंग स्टॉक, 17 फेब का जो क्लोजिंग स्टॉक पे आईटीसी रहेगा आपको उसे अवेल करने को मिलेगा। नेक्स्ट, लेट्स डिस्कस गाइस अनदर कंपोजिशन स्कीम, सेक्शन 10 टू ए कंपोजिशन स्कीम। बिफोर सेक्शन 10 टू ए आपको पता था ये एक नोटिफिकेशन 2/19 से आता था, अब वो लोग ने उसको 10 टू ए में डाल दिया है गाइस। ये कंपोजिशन स्कीम किसके लिए एलिजिबल है? टू कंडीशंस, टू कंडीशन फॉर 10 टू ए। वन कंडीशन इज यू शुड नॉट बी एलिजिबल फॉर 10(1). अभी तक हमने जो 10(1) की जो कंपोजिशन स्कीम की है आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। एंड सेकेंड कंडीशन इज आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर इज नॉट एक्सीडिंग रुपीज 50 lakhs। तो कैन आई से एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ सर्विस, अगर एक सप्लायर ऑफ सर्विस है तो उसे 10(1) के लिए एलिजिबल नहीं है, और अगर उसका प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 50 लाख से कम है तो वो 10 टू ए में जा सकता है। ऑब्वियसली गाइस 10 टू ए में अपने को कितने कितने टर्नओवर तक 10 टू ए का बेनिफिट मिलेगा? तो 50 लाख तक का। ओके, अच्छा, हो सकता है लेट सपोज आई हैव मल्टीपल ब्रांचेस, मेरा एक ब्रांच महाराष्ट्र में है, एक गुजरात है, एक एपी है, और महाराष्ट्र में मैं सप्लायर ऑफ गुड्स हूं बट गुजरात में मैं सर्विस दे रहा हूं। अच्छा, गुजरात में मैं सर्विस दे रहा हूं तो मैं कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल 10(1) के लिए एलिजिबल नहीं हूं। बट अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाए तो एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से कम है, देन आई एम स्टिल एलिजिबल फॉर 10 टू ए बेनिफिट। मतलब 10 टू ए
दो कैटेगरी ऑफ पीपल, टू कैटेगरी ऑफ पीपल आर गिवन बेनिफिट ऑफ 10-2A. One, either exclusive supplier of service. Second, mixed supplier of goods and service. बट दोनों के लिए कंडीशन एक ही है गाइस, टर्नओवर 50 लाख से कम होना चाहिए. ओके, ट्राई दिस एग्जांपल गाइस. दिस इज मिक्स सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस. मैं बोला हूं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अपना 40 लाख है. अच्छा, तो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या वो 10-1 के लिए एलिजिबल है? यस. नेक्स्ट ईयर सप्लाई ऑफ गुड्स इज 30 लाख और सर्विस इज 3 लाख. अच्छा, 3 लाख तक का सर्विस है, मतलब क्या वो विद इन द परमिसिबल लिमिट है? यस, 5 लाख तक अलाउड है. तो बेटा क्या वो 10-2A में जाएगा या 10-1 में ही जाएगा? 10-1 में ही रहेगा बेटा. 10-1 में जो टैक्स रेट है दैट इज 1%, टोटल मिला के 1% है. 10-2A में जो टैक्स रेट है दैट इज 6%. तो ऑब्वियसली इट इज बेनिफिशियल कि वो 10-1 में ही रहेगा. सेकेंड एग्जाम्पल में अगर मेरा टर्नओवर 40 लाख है तो नेक्स्ट ईयर के लिए 10-1 के लिए एलिजिबल हूं. बट इन द करंट ईयर मैं 30 लाख का गुड्स दे रहा हूं, तो मुझे कितने तक का सर्विस अलाउड है? 5 लाख. बट मैं 6 लाख तक की सर्विस दे रहा हूं, तो क्या मैं 10-1 के कंडीशन फुलफिल कर रहा हूं? नो. और अगर 10-1 के फुलफिल नहीं कर रहा हूं बट प्रीसीडिंग ईयर मेरा 50 लाख से कम है, तो क्या 10-2A बेनिफिट मिल सकता है? यस, आई कैन ऑप्ट फॉर 10-2A. अगर प्रीसीडिंग ईयर 80 लाख है तो 10-1 के लिए जाऊंगा? यस, 10-1 तो मिलेगा. अब गुड्स का टर्नओवर मेरा 75 लाख है, सर्विसेज आर 12 लाख, तो 10-1 के लिए मैं एलिजिबल नहीं रहा बिकॉज सर्विस की लिमिट एक्सीड हो गई. 50 लाख से कम है मेरा? नहीं, तो मुझे कंपोजिशन स्कीम मिलेगा ही नहीं. सिंपल टू कंडीशंस. You should not be eligible for 10-1 and your preceding year should be up to 50 lakhs. अच्छा, अगर मैं एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ सर्विस हूं तो 10-1 तो मेरे को मिलेगा ही नहीं, तो ये कंडीशन तो मेरी फुलफिल हो गई. प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर अगर 50 lakhs है तो आई एम एलिजिबल फॉर 10-2A. 50 से ज्यादा है तो 10-2A भी नहीं मिलेगा, कैनॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम. रेस्ट ऑल कंडीशंस और जो 10-1 में हमने किया वो सारी कंडीशन सेम है गाइस. 10-2A में देयर आर टू चेंजेस. वन इज विद रिस्पेक्ट टू द कंडीशन जो हमने अभी किया ये. सेकेंड, रेट ऑफ कंपोजिशन टैक्स. रेट ऑफ कंपोजिशन टैक्स में वो लोग बोल रहे गाइस, बी इट गुड्स, बी इट सर्विस, बी इट टैक्सेबल, बी इट एग्जेम्प्ट, कुछ भी रहने दो, एनीथिंग 6% पे होगा. 3% CGST, 3% SGST. ठीक है, एक एक्सक्लूजन तो है इंटरेस्ट और डिस्काउंट, इसका एक्सक्लूजन आपको मिलेगा. गाइस नाउ ट्राई योरसेल्फ. ये आप ये बताना कि क्या वो 10-1 के लिए जाएगा या 10-2A के लिए जाएगा. फर्स्ट केस, कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा है, प्रीवियस ईयर 35 lakhs, 10-1 नहीं मिल सकता, 10-2A जाएगा. सेकेंड, रेस्टोरेंट सर्विस, फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज. नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, अच्छा रेस्टोरेंट सर्विस है तो 10-1 के लिए जाएगा वो. और अगर अल्कोहलिक बेवरेज दे रहा है तो नो, 10-1 भी नहीं मिलेगा, 10-2A भी नहीं मिलेगा. नो कंपोजिशन स्कीम. सप्लायर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, प्रीवियस ईयर टर्नओवर 35 lakhs, 10-1. वी हैव अ सप्लायर इन महाराष्ट्र. AP में एक ट्रेड शो है, एक एग्जीबिशन है, उसे वहां पे जाके अपने गुड्स बेचने हैं, तो ऑब्वियसली वो वहां पे एक CTP रजिस्ट्रेशन लेगा. इज ही एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम? नो. वी हैव अ मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला.
उसका प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 75 लाख है। नेक्स्ट ईयर वो पान मसाला मैन्युफैक्चर कर रहा है, साथ में बिस्किट भी मैन्युफैक्चर कर रहा है। नेक्स्ट ईयर क्या वो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है? नो। क्या कंडीशन था बेटा? प्रीसीडिंग ईयर यू शुड नॉट बी अ मैन्युफैक्चरर ऑफ 4 नोटिफाइड गुड्स। फुलफिल नहीं हो रहा है बेटा। अगर ये साल भी अगर वो पान मसाला मैन्युफैक्चर कर रहा है, इसका मतलब वो अगले साल भी कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता। ठीक है। We have Mr. X, an interior designer, supplying only intra-state supply. उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1920 का टर्नओवर 40 lakhs है। कैन ही ऑप्ट फॉर कंपोजिशन 2021 में? नॉट फॉर 10-1 बट 10-2 यस। और कितने वैल्यू तक की सर्विस दे सकता है? तो 10-2 में अपने को कितने वैल्यू तक मिलेगा? ₹50 lakhs। अगर एक केटरर है वो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई ही कर रहा है, लास्ट ईयर का टर्नओवर 40 lakhs। क्या नेक्स्ट ईयर के लिए कंपोजिशन स्कीम जाएगा? यस। बट कौन से कंपोजिशन स्कीम? 10-1 या 10-2? 10-1। 10-1 का ही बेनिफिट मिलेगा। तो कितने लिमिट तक का मिलेगा? 1.5 CR, एज्यूमिंग नॉट ऑफ दैट 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। दिस इज अ सप्लायर ऑफ लग्जरी बैग्स, उसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट से बेचना है, कैनॉट ऑफ फॉर कंपोजिशन। एक्सपोर्ट करना है, कैनॉट ऑफ फॉर कंपोजिशन। दिस पर्सन इज सप्लाइंग टू SEZ इन महाराष्ट्र, उसे महाराष्ट्र के SEZ में सप्लाई करना है। अच्छा, दो बोथ आर इन महाराष्ट्र बट दिस इज एन इंटरस्टेट सप्लाई। आपको याद होगा इस नेचर ऑफ सप्लाई, अगर आप SEZ को सप्लाई कर रहे हो, इट इज एन इंटरस्टेट सप्लाई 75B। बिकॉज इंटरस्टेट सप्लाई है, कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। सो गाइस, दिस इज अ फाइनल चार्ट। ये आपको लास्ट डे पे आपको ये चार्ट हेल्प करेगा गाइस। इस वन पेज चार्ट विच एंटायरली समराइजेस कंपोजिशन स्कीम। क्विकली गो थ्रू हु इज एलिजिबल। तो मैंने लिखा है मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंड रेस्टोरेंट कैटरिंग, ये तीन को 10-1 में मिलेगा। बट यू शुड नॉट बी अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस 4 प्रोडक्ट्स, बीट करंट ईयर और बीट प्रीवियस ईयर। ये तीन के लिए उसके एग्रीगेट टर्नओवर एलिजिबिलिटी लिमिट, क्या क्या कंडीशंस है? तो वो नॉन टैक्सेबल प्रोडक्ट्स में ये लोग डील नहीं कर सकते, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते, ई कॉमर्स के थ्रू बेच नहीं सकते, दे कैन नॉट बी अ CTP और NRTP। क्या टैक्स रेट है? तो मैन्युफैक्चरर के लिए टैक्सेबल एग्जेम्प्ट दोनों पे 0.5 ट्रेडर पे सिर्फ टैक्सेबल पे 0.5 एंड रेस्टोरेंट पे 2.5। अदर प्रोसीजर कंडीशंस क्या है कि कब तक कंपोजिशन स्कीम मिलेगा? जब तक उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड क्रॉस 1.5 से 75 लाख क्रॉस नहीं हो जाता। क्या डॉक्यूमेंट? बिल ऑफ सप्लाई। कंपोजिशन डीलर कैन नॉट क्लेम हिज ITC, उसे पूरा कैश लेक्चर से पे करना है। वो कस्टमर को भी चार्ज नहीं कर सकता, दैट इज वाई इज इशूइंग बिल ऑफ सप्लाई। RCM उसे नॉर्मल तरीके से पे करना है, और कंपोजिशन स्कीम ऑलवेज पैन इंडिया बेसिस पे रहेगा। और कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं ये लोग? तो इंटरेस्ट ऑन लोन, एनी अमाउंट इट कैन बी गिवन, एनी लिमिट्स। और अदर सर्विस, ये परमिसिबल लिमिट है 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर और 5 lakhs विच एवर इज हायर। और एक है सर्विस प्रोवाइडर या मिक्स सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। 10-2A में आपको मिलेगा अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर इज अप टू ₹50 lakhs, तो करंट ईयर में 50 lakhs तक मिलेगा। क्या टैक्स रेट है? 3% प्लस 3%। इसमें टैक्सेबल भी होगा और एग्जेम भी होगा। अदर ऑल कंडीशंस आर सेम। और
एलिजिबिलिटी के लिए जब मैं एग्रीगेट टर्नओवर बोल रहा हूँ तो अपने को क्या इंक्लूड करना है, तो टैक्सेबल हो सकता है, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट, सब कुछ हो सकता है। फर्स्ट करंट ईयर में 1 अप्रैल से लेके जब तक मैं रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ वो टर्नओवर भी इंक्लूड होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन और डिस्काउंट इंक्लूड नहीं होगा। बट जब मैं पे करने की बात कर रहा हूँ, टर्नओवर ऑफ स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो टैक्सेबल सप्लाई होगा, एग्जेम सप्लाई फॉर मैन्युफैक्चरर, 1 अप्रैल से लेके रजिस्ट्रेशन तक का टर्नओवर इंक्लूड नहीं होगा, इंटरेस्ट और डिस्काउंट इंक्लूड नहीं होगा। एंड दिस इज प्रोसीजरल पॉइंट गाइस। पे कब करना है, रिटर्न कब फाइल करना है, एनुअल रिटर्न कब फाइल करना है। आई होप गाइस दिस इज अ गुड समराइजेशन, आपको लास्ट डे पे बहुत हेल्प करेगा। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो गाइस। इफ you have liked the video, you know what you have to do. Do like, do comment, do share. Thank you guys.